गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी, जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो सेशन है वो मेरे प्यारे क्लास 9th ग्रेडर्स के लिए है, जिनके फाइनल एग्जाम्स बड़ी ही नजदीक हैं और उनको सोच करके कैसे धक धक हो रेला होगा दिल में आप लोगों के। तो उसके रिगार्डिंग आपकी हेल्प करने के लिए आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए ऐसा सेशन, जिसमें हम आज प्रैक्टिस करेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के 10 मोस्ट रिपीटेड PYQs। भाई आपके ऐसे आपके जो फ्रेंड्स ने मुझे अपने पेपर फॉरवर्ड किए थे या जो मेरे पास अवेलेबल थे, उन सब से मैंने ये क्वेश्चंस ऐड ऑन किए हैं ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए इस चैप्टर से प्रैक्टिस करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से घुमा फिरा करके कैसे भी अगर आपका स्कूल आपसे फाइनल एग्जाम में पूछेगा तो आप उसका आंसर कर पाए। लेकिन उससे पहले जरा मेरे उन प्यारे से बच्चों के लिए मेरे पास एक प्यारा सा सरप्राइज है, जो शायद पहली बार मेरे सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, और वो प्यारा सा सरप्राइज है आपके लिए। MVSAT मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट इज लाइव नाउ। भाई ये ऐसा स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है जिसमें 100% अश्योर्ड स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। बस एक बार स्कॉलरशिप के एग्जाम में बैठने की देर है। भाई अगर आपको फाइनेंशियली इस स्कॉलरशिप से हेल्प मिल सकती है तो मुझे नहीं लगता इस स्कॉलरशिप एग्जाम को देने में कोई भी बुराई होगी। भाई कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियली हेल्प कर रहे होगे। आप भी जानते हो कि आपको 9th के बाद 10th के लिए कोचिंग चाहिए होगी, 10th के बाद आपको JEE और नीट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग चाहिए होगी। तो ये सब के लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो क्यों उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो? तो अगर मैं बात करूं इनके टेस्ट के डेट्स की, तो 2nd, 3rd, 9th एंड 10th ऑफ दिसंबर को ये टेस्ट होने वाला है ऑफलाइन सेंटर्स में। ये सारे आपके ऑफलाइन सेंटर्स हैं। जो भी बच्चा इन ऑफलाइन सेंटर्स से सिटीज से बिलोंग करता है वो तो भाई जरूर जा करके इन सिटीज में अपना टेस्ट दे करके आओ। और अगर आप इन सिटीज से नहीं भी बिलोंग करते हो तो आप ऑनलाइन का मोड चूज कर सकते हो, जहां पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। अब भाई एक बात आपको बहुत अच्छी सी बता दूं, वो बात ये है कि आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है इस स्कॉलरशिप के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी पेमेंट आपको नहीं करनी है एज सच इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर मैं बात करूं कि बाकी और क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें आपको इस स्कॉलरशिप में मिल सकती है, तो भाई 5 डेज की फुल्ली पेड स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको 5 डेज की फुल्ली पेड नहीं होगी, स्कॉलरशिप तो होगी आपके पास, साथ साथ में 5 डेज का फुल्ली पेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम जाने का मौका मिल सकता है। इन भाई इसरो जाने का मौका मिल सकता है, क्यों छोड़ रहे हो? साथ साथ में आप ड्रोन, स्मार्ट वॉचेस, डिवाइसेस, ऐसा कुछ और सारी गुडीज भी जीत सकते हो अगर आपके मार्क्स खतरनाक अच्छे आएंगे। और साथ साथ में एक और अच्छी बात यह है कि 3 मंथ्स की आपको फ्री स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो भी वेदांतु स्कॉलरशिप बोल रही हूँ, 3 मंथ्स की फ्री सब्सक्रिप्शन मिल सकती है आपको वेदांतु डाउट ऐप की। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है। कैसे रजिस्टर करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट क्लिक द लिंक। भाई लिंक जो है इसका स्कॉलरशिप का, ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको क्लिक करो। अगर वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो वहां से उसको कॉपी करके गूगल पे जाकर के पेस्ट कर लो, वहां से ओपन करो, सब फॉर्म ओपन हो जाएगा। अपनी डिटेल्स फिल करना, ग्रेड फिल करना, एज इट इज सब कुछ फिलअप कर देना जिस क्लास में हो आप, बस आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको बस 2, 3, 9 एंड 10 किसी एक डेट पर जाकर के अपना टेस्ट उन ऑफलाइन सेंटर्स में देना है, और भाई स्कॉलरशिप आपके हाथ में। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है, तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मत मिस करो। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। बिफोर मूविंग ऑन टू आवर सेशन डायरेक्टली, जरा प्यारा सा एक मोटिवेशन कोट हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई मोटिवेशन तो जरूरी है। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। एग्जैक्टली भाई, ये हमेशा आपको इम्पॉसिबल लगेगा अगर आपने कोई भी मेहनत करने से पीछे हट गए, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, अंटिल एंड अनलेस उसको बार बार कोशिश करके ट्राई नहीं करोगे सॉल्व करने का, कैसे पता चलेगा कि उसका कंसेप्ट क्या है, कैसे सॉल्व कर पाओगे?
प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे हर एक चीज आएगी, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस आप उसको करने का ट्राई नहीं करते हो, ठीक है। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन एंड हियर इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है पब्लिक, हमारा पहला क्वेश्चन, What are manures and how are they classified? भाई manures क्या होते हैं और उनको हम क्लासिफाई किन बेसिस पे करते हैं। तो अगर मैं आपके मैन्योर्स की बात करूं तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे फर्टिलाइजर्स या ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? एनिमल का एक्सक्रीटा प्रेजेंट होता है, वेस्ट प्रेजेंट होता है, वेस्ट मटेरियल जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या कौन सा टाइप का वेस्ट प्रेजेंट होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रेजेंट होता है, जो कि आपके एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करता है और इजिली आपका खाद, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, आपकी ये जो मैन्योर होती है ये काफी ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है। मतलब ये इन्वायरमेंट को किसी भी टाइप का नुकसान नहीं पहुंचाती है, पॉल्यूशन नहीं कॉज करती है। हाँ, इसमें न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी होती है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी होती है वो काफी कम होती है, तो हमें इनको लार्ज अमाउंट में यूज करना पड़ता है। मैन्योर्स को हम लोग को काफी लार्ज अमाउंट में यूज करना होता है, लेकिन सबसे अच्छा फायदा इसका क्या है? ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है? ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है बहुत ही अच्छे खासे अमाउंट में। आपकी सॉइल इतनी अच्छी हो जाती है कि आपके क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। बस सिर्फ एक खास मतलब एक डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी होती है, जो हमें क्रॉप को प्रोवाइड करनी होती है, वो काफी कम होती है। कम होने की वजह से ना हमें इसको बहुत ज्यादा अच्छे खासे अमाउंट में यूज करना होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो आप इसको उन टाइप्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो जिसके बेसिस पे हमने अपने मैन्योर को रेडी किया हुआ है, जिसके बेसिस पे हमने मैन्योर को बनाया है। जैसे कि मैन्योर को बनाया है इन द सेंस, जैसे कि ग्रीन मैन्योर हो गया आपका, ठीक है। क्या हो गया? ग्रीन मैन्योर हो गया, जिसमें हमने क्या क्या यूज किया है, ठीक है। कंपोस्ट हो गया आपका, कंपोस्टिंग करके हमने बनाया है। वर्मी कंपोस्ट हो गया, जिसमें हम अर्थवॉर्म को यूज करके अपनी मैन्योर को फॉर्म करते हैं। तो ये आपका किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू आपने उस मैन्योर का फॉर्मेशन किया है, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो मैन्योर क्या होगा? इट कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। इट इज प्रिपेयर्ड नेचुरली। किससे प्रिपेयर करते हैं? डीकंपोजिशन करके, एनिमल वेस्ट को, एक्सक्रीटा को और प्लांट वेस्ट को। ये क्या क्या करता है? सॉइल की एनरिचमेंट करता है न्यूट्रिएंट से, सॉइल के स्ट्रक्चर को, क्वालिटी को इंप्रूव करता है। साथ साथ में ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। किसमें? सैंडी सॉइल में। आपको पता है जो सैंड होती है, जो बालू होती है, उसके अंदर पानी कितनी जल्दी बह जाता है उसके नीचे से, उसके अंदर पानी होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। साथ साथ में जो क्लेई सॉइल होती है ना, उसमें पानी बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाता है। पानी क्या होता है? वो सैंडी सॉइल के जस्ट अपोजिट होती है। जहां सैंडी सॉइल में पानी टिक नहीं पाता है, वहीं क्लेई सॉइल में इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। वाटर लॉगिंग का मतलब पानी के जमा होने की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी को इंक्रीज करता है ताकि वाटर लॉगिंग प्रिवेंट हो सके। तो देख रहे हो, सिर्फ एक डिसएडवांटेज के अलावा की सप्लाई जो न्यूट्रिएंट्स की होती है वो कम होती है, अदरवाइज सारे के सारे आपके फायदे ही हैं मैन्योर्स में। तो अगर मैन्योर को आपको क्लासिफाई करना है तो 3 टाइप्स के मैन्योर होते हैं। कंपोस्ट होते हैं, वर्मी कंपोस्ट होता है और ग्रीन मैन्योर होता है। कंपोस्ट की बात करूं तो हम लोग अगेन इसमें लाइव स्टॉक का जो एक्सक्रीटा होता है, एनिमल का जो एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, इनको हम एक पिट के अंदर, गड्ढे के अंदर सॉइल के डाल देते हैं और वहां पे उसको हम डीकंपोज करवाते हैं। इसको हम लोग कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है? सिमिलरली होता है, बस वर्मी कंपोस्टिंग में हम उसमें क्या कर देते हैं? अर्थवॉर्म ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन द पिट अलॉन्ग विद द सेम बाय अर्थवॉर्म। इसमें क्या करते हैं? हम बस डीकंपोजिशन के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए उसके अंदर अर्थवॉर्म डाल देते हैं। तो इस टाइप की कंपोस्टिंग को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, बस, और कोई डिफरेंस नहीं कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में। वर्मी कंपोस्ट में अर्थवॉर्म ऐड हो जाते हैं, बनता बिल्कुल सिमिलरली कंपोस्ट की तरह ही है वो। ग्रीन मैन्योर की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं? कुछ बहुत ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि सन हेम्प, जिसको हम गुआर बोलते हैं, और उसको हम लोग अपने क्रॉप में ग्रो करवा देते हैं। उसको हम लोग
अपने फील्ड में ग्रो करवाने के बाद क्या कर देते हैं, उसको प्लो कर देते हैं। क्या करते हैं, वो पूरे प्लांट को ग्रो करवाने के बाद उसकी प्लोइंग कर देते हैं, मतलब वो प्लांट को जो है ना हम पूरे सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योर कहते हैं। इससे क्या होता है, ये सॉइल की नाइट्रोजन और फास्फोरस क्वांटिटी को एनरिच करते हैं। क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्वांटिटीज को सॉइल के अंदर एनरिच करते हैं। इसी को ही हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपरली एक सन हेम्प जैसे ग्वार जो होती है उसको सॉइल में ग्रो करवाते हैं, फिर वापस से उसको सॉइल में ही मिला देते हैं प्लोइंग करके। ठीक है, प्लोइंग करके मिला देते हैं। इससे क्या होता है ना, सॉइल की जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी होती है और पोटेशियम फास्फोरस की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलो, तो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन की हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि आपकी क्रॉप के प्रोडक्शन को खराब कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बायोटिक की बात करूं तो बायोटिक क्या होते हैं, दीज आर द लिविंग कॉम्पोनेंट्स। ये क्या होते हैं, ये लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट होते हैं। एनवायरनमेंट में जो लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, फंगस हो गया, वायरस हो गए आपके, ठीक है, वीड्स हो गए आपके, पेस्ट हो गए आपके, ये सब जो होते हैं ये होते हैं आपके बायोटिक फैक्टर्स, जिंदा फैक्टर्स। ये फैक्टर्स आपके क्रॉप को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, उनको डिसीज कॉज करके, दे कैन कॉज देम डिसीजेस। भाई आपको पता ही है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस क्या कॉज करते हैं, डिसीजेस कॉज करते हैं। वीड क्या करता है, अपनी क्रॉप के साथ कंपटीशन करता है। वीड क्या करता है, जो भी पानी न्यूट्रिएंट्स आप अपनी क्रॉप को देना चाहते हो वो उनसे छीन लेता है और खुद यूज करने लग जाता है। पेस्ट क्या करती हैं, आपकी स्टेम को काट देती हैं क्रॉप की, या उसमें होल कर देती हैं, या सेल का सैप जो होता है वो पी जाती हैं। तो भाई सेल के सैप में क्या प्रेजेंट होता है, पानी और बहुत सारे आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वो सेल सैप को सक कर जाएंगे आपके पेस्ट जो हैं, तो भाई सेल आपके प्लांट के पास तो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचे, न्यूट्रिएंट्स बचेंगे नहीं तो उसकी डेथ हो जाती है। आपकी जो क्रॉप की वैरायटी होती है, क्रॉप की जो वैरायटी होती है वो डैमेज हो जाती है, क्रॉप जो होती है आपकी डैमेज हो जाती है, ठीक है, क्रॉप जो होती है वो डैमेज हो जाती है। और वीड जो होता है बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स, पानी, हवा के साथ साथ, हवा के लिए क्रॉप के साथ कंपटीशन करते हैं और क्या करते हैं, उनको हरा देते हैं, और ये सारा सॉइल में से जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पानी होते हैं, वो सब क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आपके क्रॉप्स को इनमें से कुछ नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाकर के खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके एबायोटिक फैक्टर्स की, तो एबायोटिक फैक्टर्स आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि जो जिंदा नहीं होते। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का मतलब हो गया आपका एयर हो गई, वाटर हो गया आपका, या सॉइल हो गई। ये किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, हवा, बहुत तेज हवा चल रही है, क्रॉप्स अपनी जड़ से उखड़ गई, खराब हो गई, पानी, बाढ़ आ गया, बाढ़ की वजह से खराब हो गई, सॉइल में क्या हो गया, सॉइल के अंदर वाटर लॉगिंग हो गई, या सॉइल आपकी फर्टिलिटी नहीं थी सॉइल के अंदर, तब भी क्रॉप आपकी ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो इस तरीके से आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आपके क्रॉप के प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्रॉप के प्रोडक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं, डायरेक्टली उन पे फीड करके, जैसे कि इंसेक्ट और रोडेंट्स हो गए, रोडेंट्स मतलब चूहे, और उनको डिसीज कॉज करते हैं जैसे कि नेमाटोड्स। ये सब क्या है, बैक्टीरिया, फंगस के नाम है। एबायोटिक फैक्टर्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि क्रॉप के प्लांट्स में बहुत ज्यादा पानी भर गया तब भी वो नहीं, पानी नहीं है, सूखा पड़ गया, सैलिनिटी मतलब आपकी जो सॉइल है ना वो नमकीन हो गई। भाई नमकीन सॉइल में प्लांट नहीं ग्रो कर सकता, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, या ठंडी पड़ रही है, या फ्रॉस्ट मतलब ओस की वजह से भी आपकी क्रॉप्स खराब हो जाती हैं। तो वाटर लॉगिंग क्या करता है, प्लांट के अंदर एरेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये एरेशन का मतलब सॉइल के अंदर आपका हवा नहीं जा रही है, हवा नहीं जाएगी तो प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, रूट्स को प्रॉपरली एयर नहीं मिल पाती है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। ड्रॉट में पानी नहीं है आपका, ठंड में या हीट में है आपका, तो आपकी क्रॉप तब भी ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा तेज धूप होती है तो हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो सूख नहीं जाते हैं, कैसे सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी मैम को थोड़ी सी पानी की कमी हो गई है तो मैम थोड़ा पानी पीती हैं।
Moving on to the next question, question number 3. Which of the following conditions will give the most benefits and wow? अब यहाँ पे वो क्रॉप्स के बेनिफिट्स की बात कर रहा है कि इन तीनों कंडीशंस में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो क्रॉप को सबसे ज्यादा बेनिफिट एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट ऑप्शन कि फार्मर यूज हाई क्वालिटी सीड्स बट डू नॉट अडॉप्ट इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स। ठीक है, हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स तो आप यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसको पानी ही नहीं दोगे तो वो जर्मिनेशन कैसे शो करेगा। फर्टिलाइजर्स नहीं दोगे तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फार्मर्स यूज ऑर्डिनरी सीड्स बट अडॉप्ट इरिगेशन एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। आप कुछ भी कर लो, अगर सीड आपके ऑर्डिनरी हैं तो कितनी भी अच्छी इरिगेशन की फैसिलिटी यूज कर लो, कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर यूज कर लो, वो ग्रो नहीं करेगा। आपको बीमारी है टाइफाइड की, दवाइयां आप ले रहे हो जॉइंडिस की, तो अफेक्ट करेंगी नहीं करेंगी। देखो, जितना ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वालिटी सीड्स यूज करने का होता है उतना ही इंपॉर्टेंस इरिगेशन और फर्टिलाइजर यूज करने का होता है। तो तीनों ही फैक्टर्स आपके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कोई एक भी इसमें से चला जाएगा तो क्रॉप के प्रोडक्शन जो होगा, क्रॉप की जो वेराइटी होगी वो इंप्रूव नहीं हो पाएगी आपकी। ठीक है, लास्ट पढ़ते हैं। फार्मर्स यूज क्वालिटी सीड्स, ठीक है, अडॉप्ट इरिगेशन, यूज फर्टिलाइजर्स एंड यूज क्रॉप प्रोटेक्शन मेथड। बिल्कुल करेक्ट, उसने अच्छे सीड्स भी यूज करे, इरिगेशन की फैसिलिटीज भी अच्छी यूज करी, फर्टिलाइजर भी उसने अच्छा यूज किया और साथ साथ में क्रॉप के प्रोटेक्शन पे भी ध्यान दिया। क्रॉप्स को इंसेक्ट से, वीड से और बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स से उसने बचा करके रखा, जिसकी वजह से उसकी क्रॉप की वैरायटी क्या हो गई, अपने आप ही इंप्रूव हो गई। अपने आप ही उसके क्रॉप की वैरायटी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। तो भाई यूज ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स क्या करता है, उसके टोटल क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। आप गुड क्वालिटी सीड्स यूज करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ सीड्स जो होंगे वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाएंगे और आपको हेल्दी प्लांट मिलेगा, हेल्दी क्रॉप मिलेगी। प्रॉपर इरिगेशन मेथड यूज करोगे तो पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी क्रॉप्स के पास। फर्टिलाइजर्स अच्छा यूज करोगे तो ग्रोथ भी हेल्दी होगी, प्लांट अच्छे से डेवलप कर पाएंगे क्योंकि उसको सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो उसको चाहिए होते हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन से क्या होगा, आप वीड को कंट्रोल कर पाओगे जो क्रॉप को ग्रो नहीं होने देती है। साथ साथ में बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, वीड वगैरह से भी प्रोटेक्ट कर पाओगे। इससे ओवरऑल क्रॉप का प्रोडक्शन अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या था, करेक्ट था। रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। विच फूड आइटम्स प्राइमरली सप्लाई द प्रोटीन्स। अब यहाँ पे तो ये बेसिक जनरल सा क्वेश्चन है जो आप अपने शायद 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम हैं जो आपको प्रोटीन्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो भाई फूड आइटम्स जो होते हैं आपके, जैसे कि मीट हो गया, पोल्ट्री हो गई, फिश हो गया, सी फूड, एग, ये डेयरी प्रोडक्ट्स आपके सारे आपको क्या करते हैं, ये हो गए एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो कि आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं अच्छे खासे अमाउंट में। अगर मैं प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात करूं तो लेग्यूमिनस प्लांट्स, आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रेन, नट्स वगैरह और सीड्स, जो काजू, किशमिश, बादाम खा रहे होते हो वो भी आपको अच्छे खासे अमाउंट में प्रोटीन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ खारिफ एंड राबी क्रॉप, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। अब आपको खारिफ और राबी क्रॉप्स की सीजन बताने हैं और साथ साथ में ये बताना है कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। ठीक है, चलो मूविंग। तो भाई खारिफ क्रॉप्स जो होते हैं उनको हम मॉनसून क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज मॉनसून क्रॉप्स। तो इनका जो डेट होता है वो जून टू अक्टूबर रहता है। इनका जो मंथ होता है वो जून टू अक्टूबर या जुलाई टू अक्टूबर रहता है। जून टू अक्टूबर या जुलाई टू अक्टूबर रहता है। जून या जुलाई दोनों में से टू एंड ऑफ अक्टूबर रहता
है, ठीक है। अक्टूबर, मोटा मोटा याद कर लो, जून टू अक्टूबर रहता है। अब अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो राइस, मेज, मिलेट, रागी, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारे इनके क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। इनमें से सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना उतना याद कर लो। देखो राइस को पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, पल्सेस को पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, सोयाबीन को पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो भाई वो क्रॉप्स के नाम याद रख लो जिनको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भाई हम मॉनसून क्रॉप की बात कर रहे हैं, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी अच्छे खासे अमाउंट में होगी। मॉनसून का मतलब बारिश होना, तो बारिश में वो वाले पौधे ग्रो करते हैं जिनको पानी ज्यादा चाहिए होता है। कॉमन सेंस हमने लगा लिया। अब अगर हम राबी क्रॉप्स की बात करें तो हम इनको विंटर क्रॉप्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, जिनको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती। इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो अक्टूबर टू अप्रैल रहता है, अक्टूबर टू अप्रैल रहता है, या नवंबर टू अप्रैल भी लिख सकते हो। वैसे नवंबर टू अप्रैल लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज लिख सकते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट मंथ्स मिलेंगे। Moving on to the next question, what mineral nutrients are supplied to the plants by air, water and soil? कौन कौन से nutrients उसको हवा से, पानी से और soil से मिलते हैं? तो air से उसको क्या मिलता है? major nutrients, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर से उसको क्या मिलता है? सबसे मेन न्यूट्रिएंट्स भाई H2O। किसके लिए जरूरी होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस करेगा तो अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयन उसको मिलता है, एटम मिलता है, वो उसको ग्रो करवाने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस करवाने में। सॉइल की बात करें तो सॉइल में से उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों ही प्रोवाइड होते हैं। सॉइल से उसको सारे के सारे मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब हो गया आपका, ठीक है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए आपके मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये क्या हो गए? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। आयरन, ये सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसको सॉइल से ही मिलते हैं, और भाई इनको बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नाम है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रो मतलब लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, मतलब उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, मेनली उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। वाटर से उनको क्या मिलता है? पानी है भाई, पानी हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है और अदर न्यूट्रिएंट्स। बाकी एयर उनको दो न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। Moving ahead with the next question, what do you understand by the organic farming? Define one method of crop production ensuring the high yield. आपको organic farming explain करनी है। क्या explain करनी है? You have to explain organic farming की क्या होती है। भाई organic का मतलब ऐसी farming जिसमें हम chemicals नहीं use कर रहे, नो यूज ऑफ केमिकल्स, जिसमें हम केमिकल्स को नहीं यूज करते। तो इसमें हम क्या करते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, अपने ग्रीन मैन्योर का यूज करते हैं प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में। ऐसी फार्मिंग जिसमें हम कोई भी टाइप का केमिकल नहीं यूज करते, हम अपने न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए ग्रीन मैन्योर या फिर बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, तो ऐसी टाइप की फार्मिंग को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें विच इज डिवॉइड ऑफ एनी टाइप ऑफ केमिकल्स। डिवॉइड ऑफ एनी टाइप ऑफ केमिकल्स, उसमें कोई भी तरीके की केमिकल्स नहीं प्रेजेंट होती है, उसमें सबका सब अच्छे से ऑर्गेनिक चीजें प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि मैन्योर भी होता है तो ऑर्गेनिक होता है आपका, ग्रीन मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्ट जैसे मैन्योर हम यूज करते हैं। अब अगर एक मेथड आप क्रॉप प्रोडक्शन का डिफाइन करो तो हमने तो 3 पढ़े हैं, तो कोई भी आप मेंशन कर सकते हो, मिक्स्ड कर सकते हो या फिर इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो या फिर क्रॉप रोटेशन कर सकते हो। तीनों ही आपको पता है कि भाई मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम 2 और मोर क्रॉप्स को ऐसे ही एक फील्ड में ग्रो करवा लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग भी सिमिलरली मिक्स्ड क्रॉपिंग जैसा है, लेकिन उसमें हम एक डेफिनेट रो में क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं। मतलब इन 2 रो में वीट ग्रो करेगा तो इन 2 रो में सनफ्लावर, ये नहीं कि कहीं भी वीट ग्रो कर रहा है कहीं भी सनफ्लावर, ये आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग में होता है।
क्रॉप रोटेशन की बात करें तो हम लोग एक क्रॉप ग्रो करी, फिर हमने दूसरे टाइप की क्रॉप ग्रो करी, फिर एक और टाइप की क्रॉप ग्रो करी। तो इस तरीके से हम रोटेट करते रहते हैं क्रॉप्स को। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में हम एक पल्स की क्रॉप ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि सीरियल की जो क्रॉप होती है वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन यूटिलाइज करती है, तो नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है वो सॉइल में कम हो जाती है, तो उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए हम एक पल्स की क्रॉप ग्रो करवाते हैं दो सीरियल क्रॉप के बीच में, ताकि उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी वापस से एनहांस हो जाए। क्योंकि जो पल्स होती है ना, पल्स के रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को लेकर के उसको सॉइल के अंदर फिक्स करता है, ताकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी ना हो जाए। तो इसीलिए हम दो सीरियल क्रॉप के बीच में एक पल्स की क्रॉप ग्रो करते हैं, इसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। तो ये सारे मेथड से आप अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ऐसी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दैट एक्सक्लूड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक सब्सटेंसेस, जैसे कि पेस्टिसाइड, सिंथेटिक मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमपी वाली क्रॉप्स हम अवॉइड करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। क्रॉप रोटेशन मैंने आपको बताया, जिसमें हम 2 और मोर क्रॉप्स को सक्सेशन में ग्रो करवाते हैं एक ही सेम पीस ऑफ लैंड में। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, दो सीरियल क्रॉप के बीच में हम एक पल्स का क्रॉप ग्रो करते हैं। Now moving ahead to the next question, what are the types of food requirement of dairy animals? Dairy animals का food requirement क्या होता है? तो dairy animals को भाई food requirement जो होता है इसलिए होता है ताकि वो एक healthy life को जी सके। भाई अगर वो healthy होंगे, एक बात बताओ, अगर वो healthy होंगे तभी तो वो हमको milk proper provide कर पाएंगे। milk proper के साथ साथ वो labor का काम भी, हमारा जो इधर उधर सामान करने का होता है वो भी proper provide करवा पाएंगे। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी उनकी इंक्रीज हो जाएगी, लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रॉपर चारा, जब तक उनको अच्छा न्यूट्रिशनस हेल्दी फूड नहीं दोगे उनको, तो उनकी हेल्दी लाइफ वो जी नहीं पाएंगे और फिर उनका लैक्टेशन पीरियड भी कम हो जाता है और वो जल्दी ही बीमार भी पड़ जाते हैं। ठीक है, moving ahead with the next question, compare the use of manure and fertilizer in maintaining a soil fertility। मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि मैन्योर ही एक ऐसा होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। भाई सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में मैन्योर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि मैन्योर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? भर भर के ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, भर भर के ऑर्गेनिक मैटर। एनिमल्स का एक्सक्रीटा प्रेजेंट होता है, एनिमल्स का एक्सक्रीटा, गाय का गोबर प्रेजेंट होता है, जो कि सॉइल के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को, उसकी टॉप लेयर जो होती है सॉइल की, वो बहुत ही एनरिच बनाता है न्यूट्रिएंट्स में। तो भाई अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में से सॉइल की फर्टिलिटी को सिर्फ मैन्योर एनहांस करता है, लेकिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दोनों मैन्योर जो होते हैं, सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं मैन्योर में, जो कि सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और ह्यूमस भी एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। अगर मैं फर्टिलाइजर्स की बात करूं तो ये सिर्फ डैमेज ही करते हैं सॉइल को, क्योंकि इनके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सॉइल को ड्राई बनाते हैं, सूखा बनाते हैं, सॉइल इरोजन करवाते हैं, सॉइल की सैलिनिटी को भी इंक्रीज करवाते हैं। मतलब आपकी सॉइल जो होती है वो कड़वी कड़वी सी हो जाती है, उसमें नमक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, जिसकी वजह से उनके पास न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाती है और धीरे धीरे करके फर्टिलाइजर यूज की हुई सॉइल में जल्दी आपकी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी मैन्योर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में। ठीक है, Moving ahead with the next question कि how are fishes obtained? What are the advantages of composite fish culture? तो भाई बहुत सारे हमने फिश कल्चर्स पढ़े हैं, दो टाइप के मैं आपको बता देती हूँ, एक कैप्चर फिशरिंग, एक कल्चर फिशरिंग। कैप्चर फिशरिंग जो होती है ना, कैप्चर फिशरिंग में हम लोग डायरेक्टली सी वाटर में से या ओशियन वाटर में से या नदी में से, पॉन्ड में से, लेक में से मछलियां पकड़ करके लाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैप्चर फिशरी। ठीक है, जब हम कल्चर फिशरी क्या किया हम लोगों ने?
हम फिश का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बना लिया और उसमें डिफरेंट टाइप की फिशेस को हम ग्रो करवाते हैं और फिर हम उनको पकड़ करके बेचते हैं। तो इस टाइप की फिशरी को हम कल्चर फिशरी कहते हैं, ठीक है। कैप्चर फिशरी जो होती है वो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से फिश को कैप्चर किया जाता है। कल्चर फिशरीज में फिश की फार्मिंग की जाती है। और एडवांटेज ये होता है कंपोजिट फिश कल्चर का। कंपोजिट फिश कल्चर का मतलब होता है कि हम उसको एक आर्टिफिशियल पॉन्ड में ग्रो करवा रहे हैं। इससे क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि हम वही वाली फिशेस को ग्रो करवाते हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़ती नहीं है खाने के लिए। उसमें कोई भी स्पीशीज में कंपटीशन नहीं रहता, किसको लेकर के, फूड को लेकर के, ठीक है। और टोटल फिश का जो प्रोडक्शन होता है वो धीरे धीरे करके पॉन्ड में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देखो, अगर दो ऐसी फिशेस ग्रो करवा रहे हो जो आपस में लड़ती हैं तो वो एक दूसरे को मार करके मर जाएंगी, ठीक है। लेकिन दो फिशेस आप ऐसे ही ग्रो करवा रहे हो जो आपस में खाने के लिए नहीं लड़ती हैं, एक को दूसरा खाना चाहिए होता है, एक को दूसरे टाइप का खाना चाहिए, तो वो आपस में लड़ेंगी नहीं, लड़ेंगी, क्योंकि वो एक दूसरे का खाना ही नहीं खाएंगी। तो ऐसी फिशेस को हम ग्रो करवाते हैं कंपोजिट फिश कल्चर में, जिससे क्या होता है, आपस में फिशेस खाने के लिए लड़ती भी नहीं है, अच्छे से ग्रो कर पाती है और हमको फिशेस की ज्यादा क्वांटिटी में क्या मिल जाती है, प्रोडक्शन मिल जाती है, यील्ड मिल जाती है। आया समझ में कंपोजिट फिश कल्चर का एडवांटेज क्या होता है। So this was all about the 10 most repeated PYQs of improvement in food resources. Make sure करना कि आप इसे अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। और अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के डे टू डे नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इस सेशन से हेल्प मिले। चलो तो फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।